दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर आपका नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका एलिमेंट ऑफ साइंस का चैप्टर नंबर आपका दूसरा है। वैसे तो तीसरा है ये वाला, लेकिन ऊष्मा आपका है दूसरा चैप्टर है अभी नए ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर हम बात करें तो। दोस्तों तो चैप्टर आपका जो ऊष्मा है ये अब आपका 4 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, जिसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न तथा एक और 2 आपके क्या हो जाएगा ओटी पूछे जाएंगे। 2 ओटी और एक 2 नंबर का प्रश्न, यानी टोटल 4 नंबर का आपका ये चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाना है। दोस्तों आपसे मुझे एक शिकायत है, और शिकायत ये है कि दोस्तों आप अपने मित्रों को शेयर नहीं कर रहे हो। वीडियो शेयर कम हो रहा है, लोगों के व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं। जो भी आपके पास वीडियो है उनको ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं दोस्तों, जिससे उनका भी भला हो सके। तो ये वीडियो आप सभी के पास पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको आगे पढ़ना है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिससे आपको आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप शेयर करोगे तो इससे मुझे काफ़ी आप खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देख सकेंगे और अपना फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं देर ना करते हुए। 2 नंबर के आपके चैप्टर मैंने इसमें लिए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा किसी वस्तु के, कोई वस्तु है उसके एकांक द्रव्यमान के ताप को उसका एक अंक बोल सकते हैं। तो द्रव्यमान के टेम्परेचर को, उसका जो द्रव्यमान है उस तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कितना डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु है उसके एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ा रहे हो, तो जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा की जरूरत पड़ी, जितनी भी ऊष्मा की मात्रा लगी, तो उस पदार्थ की वह क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा दीजिए। दोस्तों ये दोनों परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे यहाँ तक उम्मीद है इन दोनों में से एक आपकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में मिली जाएगी। वैसे एक ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो, लेकिन अथवा भी पूछा जाएगा, तो दोनों में से आपको एक तो जरूर मिल जाएगी। एक आपका आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा कौन सा फंस सकता है। इकाई गुप्त ऊष्मा की परिभाषा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इकाई द्रव्यमान के किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक, सूचना नहीं ऊष्मा की मात्रा, सूचना को आप ऊष्मा कर लेना, की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों कि कोई इकाई द्रव्यमान है और किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, देखो अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए गैस, जैसे अब ठोस है कोई, जैसे बर्फ है, तो बर्फ अगर लिक्विड में यानी पानी में चेंज होगी तो अवस्था उसका परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ठोस थी वो किस में चेंज हो रही है, आपका वो आपका लिक्विड में हो रही है। समझ रहे हैं ना बात को। तो जितनी ऊष्मा आपको मात्रा उस पदार्थ की वह क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा आपकी कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा भी आपको समझ में थोड़ी बहुत आ गई होगी। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तीसरे की, कि गुप्त ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा ही क्यों कहते हैं। यहाँ पर और अच्छी प्रकार से आप समझ लेना है कि गुप्त ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं। दोस्तों गुप्त ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि अवस्था परिवर्तन में जो चेंजेस होता है स्टेज का, कि जैसे बर्फ से लिक्विड बनना, या आपका सीधे ठोस से क्या बन जाना, ठोस से सीधा आपका गैस बन जाना, जैसे आपका कपूर सीधा आपका बताइए आपको गैस बन जाता, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं वैसे उस क्रिया को। लेकिन अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा देने से ताप में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उसमें अवस्था परिवर्तन में काम में आती है वो जो ऊष्मा है, तो इसलिए उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अवस्था का परिवर्तन होता है ऊष्मा को देने से, ऊष्मा देने से तापमान नहीं बढ़ता है, बल्कि क्या होता है, जो अवस्था होती है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उसकी वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त है वो, कोई बाहर निकली हुई नहीं होती है, इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि वो खुद की खुद उसमें रहती है, और तो ऊष्मा थोड़ी सी थी और वो उसका अवस्था परिवर्तन हो गया अपने आप, तो उसको ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, आपने कई जगह सुना हो कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के बाद ठंड लगती है, क्यों। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ओटियों में पूछा जा सकता है पहले, कई बार क्योंकि इस चैप्टर से 3 ओटी पूछे जाते थे पहले, अब सिर्फ 2 ओटी पूछे जा रहे हैं और 1-2 नंबर का प्रश्न बढ़ा दिया है। तो गर्म पानी से नहाने के कारण, जैसे हम गर्म पानी से नहाते हैं
उससे क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो वातावरण के टेम्परेचर, वातावरण यानी बाहर का जो तापमान होता है उससे हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए न्यूटन का एक नियम है, शीतलन का नियम, आगे बताऊंगा। शीतलन के नियम के अनुसार हमारे शरीर से ऊष्मा का विकिरण अधिक होने लगता है। क्या होता है, हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारी बॉडी अधिक मतलब गर्म हो जाती है और बाहर के टेम्परेचर से। फिर क्या होता है, शीतलन का जो नियम कहता है कि हमारे शरीर से ऊष्मा का विकिरण क्या होगा, अधिक। जब अधिक होगा आपका विकिरण तो हमको क्या लगती है, ठंड लगने लगती है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के बाद ठंड क्यों लगती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आगे 5वें क्वेश्चन की। न्यूटन के शीतलन नियम की कुछ लिमिटेशन है, सीमा है, वो बताइए। तो दोस्तों न्यूटन के शीतलन के नियम पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह समझें। बस मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, वस्तु होना चाहिए, जैसे कोई वस्तु की बात करें, वस्तु और उसके चारों ओर के वातावरण में 30 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कोई वस्तु है, उसके चारों ओर के वातावरण में 30 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, पहला नियम ये था। दूसरा था कि वस्तु से ऊष्मा का क्षय मतलब हानि केवल विकिरण द्वारा हो रहा है, चालन तथा संवहन द्वारा नहीं। दूसरा था आपका लिमिटेशन। तीसरी सीमा है कि ऊष्मा का क्षय, ऊष्मा की हानि होते समय वस्तु के तल का क्षेत्रफल या प्रकृति नहीं बदलना चाहिए। जब ऊष्मा का आपका हानि हो रही हो तो उस समय क्या होना चाहिए, नीचे का जो तल होता है उसका ना तो एरिया चेंज होना चाहिए, ना ही उसकी प्रकृति बदलना चाहिए। ठीक है ना। तो न्यूटन के जो नियम है इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, जनरली आप लोग इनको याद कर सकते हैं एक बार में अगर कभी पूछे जाए तो। अच्छा हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मान के चलो कहीं लिखने में कहीं मिस्टेक हो गई तो उसको आप ज़्यादा माइंड ना करें। बहुत सारे बच्चे माइंड कर जाते हैं कि सर कुछ और ही लिख दिया आपने, तो ऐसा ना करें। आप समझदार हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका ऊष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। तो ऊष्माधारिता क्या होती है देख लीजिए। किसी वस्तु के ताप को, कोई वस्तु है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कितना डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही उसकी ऊष्माधारिता कहते हैं। सपोज दैट कोई वस्तु है और वस्तु में अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा लगी, जितनी भी आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़े 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, तो उस वस्तु की वह क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी का वर्णन कीजिए। कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी, ऊष्मा को मापने का एक यंत्र होता है, तो उसकी वर्णन की बात की तो हमने छोटा सा बनाया है, देखिए आप लोग। कैलोरी मापी तांबे का बना एक बेलनाकार बर्तन होता है। जनरली क्या होता है, बेलनाकार बर्तन होता है और तांबे का बना होता है। इसकी बाहरी सतह चमकदार होती है। चमकदार क्यों होती है, क्योंकि विकिरण द्वारा अंदर की ऊष्मा ना तो बाहर जा सके और ना ही बाहर की ऊष्मा अंदर आ सके, इसलिए बाहर की जो सतह है वो कैसा होती है, चमकदार होती है। और कैलोरी मापी में भरे द्रव को हिलाने के लिए तांबे का एक बेलोडक पड़ा रहता है, उसमें बेलोडक रहता है दोस्तों। और बेलोडक जो रहता है वो उससे क्या होता है, आपका अंदर का जो द्रव होता है वो आपका हिलाने के लिए आपका एक बेलोडक उसमें पड़ा रहता है जनरली। और इसमें एक थर्मामीटर भी जनरली लगा रहता है जो इससे ये तापमान मापा जा सकता है। तो कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी बहुत सिंपल है, बेलनाकार बर्तन है, तांबे का बना होता है, सतह चमकदार होती है। क्यों होती है मैंने बता दिया है कि विकिरण जो है ना तो अंदर और ना ही बाहर आ सके। ठीक है ना। उसमें द्रव भरा रहता है और द्रव, कैलोरी मापी में भरे द्रव को हिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक बेलोडक का। और वो भी बेलोडक किसका बना होता है, एक तांबे का बना होता है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हुआ है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आगे नेक्स्ट आपके 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, देखिए। कैलोरी मापी तांबे का बनाया जाता है क्यों। बिल्कुल, कैलोरी मापी तांबे की ही क्यों बनाते हैं, लोहे की क्यों नहीं बनाते, तो ऐसा क्यों, तो उस पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तांबा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है। इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। अतः जब किसी गर्म द्रव को कैलोरी मापी में डाला जाता है, जैसे कोई गर्म लिक्विड है और उसको हम कैलोरी मापी में डालें, तो कैलोरी मापी द्रव से बहुत कम ऊष्मा लेता है। ये मेन बात है कि जो कैलोरी मापी होता है, अगर हम उसमें कोई द्रव डाल रहे हैं गर्म द्रव को, तो वो ऊष्मा बहुत कम लेता है और द्रव से बहुत ऊष्मा कम लेगा और फिर भी उसका ताप शीघ्र ही द्रव के ताप के बराबर
हो जाता है। इसलिए ही हम कैलोरी मापी जो है तांबे के बनाते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा सुचालक है और ज़्यादा उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा की जरूरत होती नहीं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा उसकी बहुत कम होती है। और मतलब एक उदाहरण देकर समझाया कि किसी गर्म द्रव को अगर हम कैलोरी मापी में डालें तो कैलोरी मापी से ऊष्मा बहुत कम लेगा, बिल्कुल कम ऊष्मा लेता है, फिर भी उसका ताप आपकी उसके ताप के बराबर भी द्रव के ताप के बराबर हो जाता है। तो यही कारण है कि हम जो तांबे का आपका बर्तन लिया जाता है, तांबे का बनाया जाता है कैलोरी। कैलोरी से आप क्या समझते हैं, कैलोरी क्या होता है दोस्तों? 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को, मतलब 1 ग्राम पानी शुद्ध पानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा खर्च हुई, आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा हुई वो कितनी है, 1 कैलोरी उसे कहा जाता है। तो आपको पता है 14.5 15.5 में 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तो उसी 1 डिग्री सेल्सियस तक जो आवश्यक ऊष्मा खर्च होती है उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कैलोरी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया। दोस्तों 9 क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं और 9 ही क्वेश्चन आपको वह इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं, या तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा या गुप्त ऊष्मा की परिभाषा। तीसरा आपका कैलोरी मापी तांबे का क्यों बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले शीतलन जो नियम था उसकी सीमाएं, ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। अब इसके हम ओटीओ की बात कर लेते हैं। दोस्तों 2 ओटी पूछे जा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से इनको पढ़ सकते हैं, पहले भी मैंने ओटी पढ़ाए हैं आपके, तो इसमें भी देख लीजिए आप लोग। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसा आपको पता ही है कि तापमान को हम कई आपके पैमाने होते हैं उनके द्वारा मापा जाता है, जैसे सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना। 37 डिग्री सेल्सियस का हो या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो, बात उसका मतलब एक ही है, मतलब ये अलग अलग आपके पैमाने हैं इनके द्वारा मापा जाता है। और स्वस्थ मनुष्य का यही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, कितनी होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। दोस्तों नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, सूर्य से ऊष्मा संचरण विधि विकिरण है। सूर्य से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, विकिरण। मतलब सूर्य से हमारी पृथ्वी पर जो आपकी किरणें आती हैं, बोले तो प्रकाश आता है, वो विकिरण विधि के द्वारा आता है। कौन सी विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा। भाप जनरली सब जानते होंगे, भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। छठवां पॉइंट है दोस्तों, कैलोरी मापी तांबे के बने होते हैं। जस्ट मैंने अभी पढ़ाया आपको कि कैलोरी मापी तांबे के बने होते हैं और क्यों बने होते हैं, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की इससे पहले। नेक्स्ट दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये मात्रक है, इसको आप जरूर याद रखें। एसआई मात्रक जो विशिष्ट ऊष्मा का होता है वो क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। 8वां पॉइंट है दोस्तों, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे अधिक होती है, इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट 9वां पॉइंट है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट है इंपोर्टेंट, -40 डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। बिल्कुल ऐसा टेम्परेचर -40 डिग्री, इस पर आप फ़ारेनहाइट में मापो या सेंटीग्रेड में, बराबर आपको वैल्यू मिलती है -40 डिग्री पर, ठीक है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सब लोग जानते हैं। गलनांक मतलब आपका कौन सा पॉइंट होता है, ये जैसे आपका क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो बर्फ का जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। दोस्तों सेंटीग्रेड पैमाने से अधिकतम मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब सेंटीग्रेड पैमाने से हम 100 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। इसका जो अधिकतम वैल्यू होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। फ़ारेनहाइट पैमाने का अधिकतम मान कितना होता है, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है दोस्तों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने से अधिकतम मान आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माप सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। 14वां पॉइंट है आपका, र्यूमर पैमाने का अधिकतम मान 80 डिग्री होता है। दोस्तों एक पैमाना और होता है, जैसे सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, उसी तरह एक र्यूमर पैमाना होता है तापमान मापने के लिए, और उसका जो अधिकतम मान होता है वो 80 र्यूमर होता है। कितना होता है, 80 डिग्री र्यूमर होता है। शीतलीकरण का नियम न्यूटन ने दिया था। दोस्तों शीतलीकरण का नियम किसने दिया, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम अच्छी प्रकार से जानते हो। शीतलीकरण का नियम न्यूटन ने दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। ये तो मैं आपको पहले ही बताऊं। एक बात और आप याद रखेंगे, ऊष्मा को ऊर्जा भी कहा जाता है। जनरली ऊर्जा हो या ऊष्मा, उसको किस में मापते हैं हम लोग, किलो कैलोरी में मापा जाता है। आगे बात करें, थर्मामीटर में पारा धातु का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर तो जनरली सब लोगों ने देखा होगा, इससे हम टेम्परेचर मापते हैं, आपको पता है। और तापमान, जैसे मनुष्य का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा, एक यंत्र होता है। और इसमें जो धातु कौन सी भरी रहती है, आपको पता है, पारा धातु इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, 1 कैलोरी ऊष्मा में 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। जनरली इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का संबंध सूत्र है C/5 F-32/9। इसको आप अच्छी तरह याद रखें, C/5 F-32/9। आप इससे सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कर सकते हो एवं फारेनहाइट को सेल्सियस में आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है। 20वां पॉइंट है दोस्तों, बर्फ की ऊष्माधारिता। बर्फ की ऊष्माधारिता आपकी कितनी होती है, -0.51 होती है। कितनी होती है, 0.51 होती है बर्फ की ऊष्माधारिता। बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट 21वें पॉइंट की। नेक्स्ट है दोस्तों आपको, बर्फ की ऊष्माधारिता जैसे आपने अभी पढ़ी -0.51 होती है, और तांबे की ऊष्माधारिता 0.117 होती है। कितनी होती है, 0.117 होती है तांबे की। ये विशेष याद रखना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठोस वस्तु अगर सीधे गैस में बदले तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी उस बहुत पहले बताया था आपको, जब पढ़ा रहा था अभी जस्ट, कि जैसे अगर कपूर है, कपूर सीधा आपका ठोस रहता है और गैस में बदल जाता है, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओला पड़ने पर वायु का तापमान कम हो जाता है। बिल्कुल, अगर ओले पड़ जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री फारेनहाइट होता है। सब लोग जानते हैं कि पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री फारेनहाइट नहीं दोस्तों, ये सेल्सियस होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पानी होता है आपको बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो होता है पानी उबलने लगता है। जनरली 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है तब, तो फारेनहाइट नहीं, इसको सेल्सियस आप लोग कर लें। 25वां पॉइंट बात करते हैं, तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तापमापी बोले मतलब जो थर्मामीटर है जनरली, तो एक तापमापी है, तो उसमें पारा का ही प्रयोग किया जाता है। जनरली सब लोग जानते हैं इसको। क्यों प्रयोग करते हैं पारा, क्योंकि है ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छी प्रकार से 25 OT समथिंग मैंने इसमें रखे हुए हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ पूरे समझ में भी आए होंगे। समझ में नहीं आए तो आप इनको याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 OT आपको इससे मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे शेयर नहीं करते, खुद देखकर बस अपना काम चला रहे हैं। तो ऐसा ना करें, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और भी आपके जो मित्र हैं, भाई हैं, बहन जो भी हैं, उनका भला हो सके। मैं चाहता हूं कि सब बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे, जो भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनके पास पूरा आपका जो सिलेबस है वो पूरा पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दोस्तों, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन वीडियो का है वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।